Dunyadari is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं विकास सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप ललन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। आज आपको CIA और ISI से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा सुनाऊंगा बड़ी खबर के बाद। पर सबसे पहले क्या बताऊंगा? सुर्खियां। पहली सुर्खी रूस से है। 12 मई के एपिसोड में हमने आपको यहाँ 2 अस्पतालों में लगी आग के बारे में बताया था। यह हादसा वेंटिलेटर में हुए एक शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ था। अब पता चला कि इन वेंटिलेटर्स में मौजूद किसी तकनीकी खामी के चलते हादसा हुआ। ये वेंटिलेटर 1 अप्रैल के बाद रूस में ही बनाए गए थे। इनका सेफ्टी रिव्यू होना बाकी था, लेकिन कोरोना की आपाधापी के कारण जल्दबाजी में इसका इस्तेमाल शुरू हो गया। हालिया हादसों के बाद रूस ने इन वेंटिलेटर्स के इस्तेमाल पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। इस फैसले के कारण सैकड़ों वेंटिलेटर्स इस्तेमाल से बाहर हो गए। एवेंटा एम नाम के वेंटिलेटर्स पिछले महीने रूस ने अमेरिका भी भेजे थे। दूसरी सुर्खी नाइजीरिया से है। यहाँ कोरोना के कारण लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक लगी है। इस रोक के दायरे में चर्च भी आते हैं। अब वहाँ इस फैसले को लेकर सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है। 2 बड़े पादरियों ने खुलकर सरकार का विरोध किया। उनका कहना है कि कोरोना का खतरा उतना ज़्यादा नहीं है जितना सरकार बता रही है। इनमें से एक पादरी हैं बिशप डेविड। उन्होंने कहा कि चर्च बंद है लेकिन अस्पताल खुले हैं। ये ज़रूर चर्च के खिलाफ कोई साजिश है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि इन पादरियों का बयान कॉमन सेंस के खिलाफ एक साजिश है। इसीलिए इन्हें चर्च के बंद होने और अस्पताल के खुले होने में ये फ़र्क दिख रहा है। वैसे नाइजीरिया के कई अन्य पादरियों ने इन दोनों बगावती पादरियों का विरोध किया है। तीसरी सुर्खी सिंगापुर से है। कोरोना के खिलाफ इसकी शुरुआती रणनीति काफ़ी कामयाब रही, लेकिन फिर माइग्रेंट कामगारों के बीच मिले संक्रमण के चलते एक बार फिर कोरोना की संख्या बढ़ने लगी। सिंगापुर में हर दिन 500 से 800 नए कोरोना केस सामने आ रहे हैं। 12 मई को 675 नए केस मिले। इसे मिलाकर अब वहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 25,000 के पार चली गई है। राहत की बात यह है कि मरने वालों की संख्या काफ़ी कम है। अब तक इस देश में कोरोना से सिर्फ 21 मौतें हुई हैं। अब बड़ी खबर बताते हैं। बड़ी खबर में आज बात करेंगे अफगानिस्तान की। 12 मई का दिन अफगानिस्तान के लिए रोज के दिन की तरह था। सूरज उगा, शाम हुई तो ढला, लेकिन कई इलाकों में जिंदगी का सूरज ढला रोज की तरह। कई लोग मारे गए। शाम ढलते ढलते जब हिसाब किताब जोड़ा गया तो करीब 100 जाने गई। अफगानिस्तान में 100 से 50 लोगों का मरना आम है। हो सकता है आपको क्रूर लगे, लेकिन वहां से आने वाली एक आध दर्जन हत्याओं की खबर दुनिया में हेडलाइंस नहीं बनाती, लेकिन कल हेडलाइंस बनी। इसलिए नहीं कि नानगरहार प्रांत में एक पुलिस कमांडर को दफनाने आए लोगों पर फिदायीन हमला हुआ। इसलिए नहीं कि उस फिदायीन हमलावर ने ठीक तब बम फोड़ा जब लाश को दफन करने से ऐन पहले लोग फातिहा पढ़ रहे थे। सुर्खियां बनने का कारण यह भी नहीं कि एक लाश को दफनाने आए 25 लोग इस हमले के चलते खुद लाश बन गए। हेडलाइंस बनी इस जगह से लगभग 200 किलोमीटर दूर बसे काबुल में हुआ एक हत्याकांड और उसके ब्यौरे, जहां सुबह के 10 बजे पुलिस की वर्दी पहने 3 हथियारबंद आतंकवादी एक अस्पताल के वार्ड में घुस आए। जो दिखा उसे गोलियों से भून डाला। आपको पता है ये वार्ड कौन सा था? ये था मैटरनिटी वार्ड, अस्पताल का वो हिस्सा जहां गर्भवती माएँ अपने बच्चों को जन्म देती हैं, जहां पालने में रखकर नवजात बच्चों को शुरुआती इलाज दिया जाता है। हमलावरों ने इस वार्ड को निशाना बनाया। 16 लोग मारे गए। नवजात शिशु, माएँ, अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस अफसर। इतने नवजात बच्चे थे मरने वाले कि उन्होंने अभी तक सूरज नहीं देखा था। उनका नाम नहीं रखा गया था। इस हमले के बाद आई तस्वीरों में एक वो तस्वीर है जहां गोलियों से छलनी एक औरत ज़मीन पर पड़ी है। उसकी लाश ने अब तक अपने बच्चे को सीने से चिपकाया हुआ है। माँ अपनी जान नहीं बचा पाई, बच्चा बच गया। अफगानिस्तान में पहले भी अस्पतालों पर हमले हुए हैं। वहाँ कोई जगह सुरक्षित नहीं मानी जाती। आप कभी भी कहीं भी मारे जा सकते हैं, लेकिन ऐसे में भी मैटरनिटी वार्ड पर हुए इस हमले ने लोगों को झकझोर दिया है। ये हमला जिस अस्पताल पर हुआ उसे एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था चलाती है। इस संस्था का नाम है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये संस्था युद्ध प्रभावित क्षेत्रों और महामारियों से ग्रस्त गरीब देशों में लोगों को मेडिकल सुविधा मुहैया कराने की कोशिश करती है। इस वजह से संस्था को 1999 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है।
इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली, लेकिन इसके पीछे अफगानिस्तान में सक्रिय इस्लामिक स्टेट या फिर तालिबान का हाथ होने की आशंका है। तालिबान ने इस हमले में अपना हाथ होने से इनकार किया है, लेकिन इस इनकार से उसके ऊपर शक खत्म नहीं हो जाता। दिसंबर 2019 में इसी तालिबान ने जाबुल प्रांत स्थित एक अस्पताल के परिसर में धमाका किया था, जिसमें 20 लोग मारे गए थे। अफगानिस्तान पिछले कई दशकों से ऐसा ही मारकाट का माहौल है। थोड़े शॉर्ट में उसका अतीत बता देते हैं आपको, ताकि वर्तमान का सही संदर्भ और प्रसंग समझ में आ जाए। ये 70 के दशक की बात है। तब सोवियत अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके समर्थन से बनी कम्युनिस्ट सरकार ने अफगानिस्तान को मॉडर्न बनाना चाहा। कट्टरपंथियों ने कहा ये गैर इस्लामिक है। सरकार का विरोध शुरू हुआ। उधर दिसंबर 1979 में सोवियत ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। ये जगह अब सोवियत अमेरिका के कोल्ड वॉर का अड्डा बन गई। सोवियत चाहती थी कि उसकी समर्थक सरकार रहे, अमेरिका को सोवियत से हिसाब चुकाना था और जंग का मैदान बना अफगानिस्तान। सोवियत से लड़ने के लिए अफगान मुजाहिदीनों की फौज इकट्ठी हुई। इनके पीछे था अमेरिका, लेकिन इस जंग में कोई पक्ष जीत नहीं पा रहा था। लड़ाई लंबी खिंची तो सोवियत ने यहां से निकलने में बेहतरी समझी। फरवरी 1989 में वो अफगानिस्तान से निकल आया। पीछे अफगानिस्तान में रह गई उसके समर्थन वाली नजीबुल्लाह सरकार। नजीबुल्लाह और मुजाहिदीनों की लड़ाई जारी रही। दिसंबर 1991 में मॉस्को टूट गया, यानी कि सोवियत संघ टूट गया, और 4 महीने बाद अफगानिस्तान में उसकी मातहत नजीबुल्लाह सरकार गिर गई। मुजाहिदीनों ने काबुल पर कब्जा कर लिया। ऐसा होना करीब करीब तय था, इसलिए अप्रैल 1992 की शुरुआत में ही नजीबुल्लाह ने अपनी पत्नी और बेटियों को नई दिल्ली रवाना कर दिया था। अब नजीबुल्लाह को खुद भी भागकर दिल्ली पहुंचना था। बताते हैं कि यूएन ने नरसिम्हा राव सरकार से उनके असाइलम की बात कर ली थी, लेकिन नजीबुल्लाह दिल्ली नहीं आ सके। उनके ही पुराने वफादारों ने उन्हें दगा दे दिया। नजीबुल्लाह को मजबूरी में काबुल स्थित यूएन कंपाउंड में शरण लेनी पड़ी। मुजाहिदीनों के सपोर्ट से अफगानिस्तान में बदरुद्दीन रब्बानी की सरकार बन गई, लेकिन रब्बानी को बस 1 साल सत्ता में रहने की मोहलत मिली थी। इसके बाद उन्हें सत्ता का बेटन किसी और को थमाना था। रब्बानी ने ऐसा नहीं किया। नतीजा सिविल वॉर फिर शुरू हो गया। इधर काबुल पर कब्जे के लिए लड़ाई हो रही थी, उधर बाकी अफगानिस्तान हाथ से फिसलता जा रहा था। कई लोगों ने अपने अपने मिलिशिया ग्रुप यानी सेनाएं बना ली थी। इसी अराजकता की स्थिति में उभरा एक गुट तालिबान। पश्तो में तालिबान का मतलब होता है विद्यार्थी। इस गुट में शामिल पश्तून कबीलाई युवा पाकिस्तान के मदरसों से पढ़कर आए थे और रेडिकलाइज होकर आए थे। इनका सरगना था मुल्ला मोहम्मद उमर, जो खुद भी कभी सोवियत से लड़ने वाले मुजाहिदीनों में शामिल था। नवंबर 1994 में कांधार पर कब्जा, सितंबर 1995 में हेरात शहर पर जीत, और ठीक 1 साल बाद 26 सितंबर 1996 को तालिबान ने हासिल की अपनी सबसे बड़ी जीत, काबुल को फतेह करके। सरकार और उसकी फौज दोनों काबुल छोड़कर भाग गए थे। पीछे अनाज छूट गए वहां के 10 लाख रहवासी, जिन्हें अब तालिबान ने अपनी प्रजा बना लिया। लेकिन ये जीत काफी नहीं थी उनके लिए। उन्हें अपना खौफ बनाना था। इसी नियत से इस आतंकवादी संगठन तालिबान के लड़ाके घुसे यूएन के कंपाउंड में। 4 साल से वहां छिपे नजीबुल्लाह और उनके भाई को घसीटते हुए बाहर लाया गया। खूब यातनाएं दी गई। नजीबुल्लाह का लिंग काट दिया गया, फिर गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटते हुए प्रेसिडेंशियल पैलेस ले गए। वहां एक लैंप पोस्ट पर नजीबुल्लाह की लाश टांग दी गई। खून से लथपथ लाश की खिल्ली उड़ाने में भी कोई कसर न रह जाए, ये सोचकर तालिबानियों ने लाश के मुंह में सोवियत के नोट और सिगरेट ठूंस दिए। इसके बाद तालिबान ने ऐलान किया, कहा अब से अफगानिस्तान बन गया है इस्लामिक अमीरात, और इस अमीरात का अमीर अल मुमिन यानी कमांडर है मुल्ला उमर। 1998 आते आते करीब 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया था। तालिबान अकेला नहीं था, उसकी यारी थी पाकिस्तान से। ISI, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, हथियार से लेकर बाकी सूचना तक और साजो सामान तक सब तालिबान तक पहुंचा रही थी। तालिबान को मिली इस जीत ने और भी कई इस्लामिक कट्टरपंथियों को अफगानिस्तान की तरफ खींचा था। इनमें से एक था ओसामा बिन लादेन। वो सूडान से भागकर अफगानिस्तान चला आया। लादेन और उसका आतंकवादी संगठन अल-कायदा, उसे तालिबान से मदद मिली। 1998 में इसी अफगानिस्तान से लादेन ने अमेरिका के विरुद्ध जिहाद का ऐलान किया। यहीं पर बैठकर लादेन ने केन्या और तंजानिया स्थित अमेरिकी दूतावासों पर हमले करवाए। लादेन और वाशिंगटन की लड़ाई का चरम आया सितंबर 2001 में, जब अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले में शामिल करीब 15 हाईजैकर्स सऊदी अरब के नागरिक थे। उस सऊदी के नागरिक जिसने तालिबान सरकार को मान्यता दी थी, वो तालिबान जो अल-कायदा का पार्टनर था,
डिप्लोमेटिक मकड़जाल देखिए। तालिबान को मान्यता देने वाले 3 बड़े खिलाड़ी कौन थे? सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान, और ये तीनों अमेरिका के सहयोगी थे। 9/11 के हमले के बाद बुश प्रशासन ने तालिबान को धमकी दी, कहा कि वो लादेन समेत अलकायदा के सारे लीडरान अमेरिका के हवाले कर दें, वरना जो गत लादेन और उसके लोगों की होगी वही अंजाम तालिबान का होगा। अक्टूबर 2001 में बुश प्रशासन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। शुरुआत में अमेरिका और उसके सहयोगियों को एक के बाद एक कामयाबियां मिली। तालिबान और अलकायदा पीछे हटता गया। 16 दिसंबर 2001 को एक घोड़े पर बैठकर लादेन अफगानिस्तान से पाकिस्तान भाग गया। 5 दिसंबर 2001 का भी एक अपडेट है, जब अफगानिस्तान में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसके मुखिया बने हामिद करजई। 9 दिसंबर 2001 को कांधार से सफाई के साथ ही तालिबानी हुकूमत का भी खात्मा हो गया। लेकिन ये जंग इतनी जिद्दी थी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अक्टूबर 2004 में हामिद करजई लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए पहले अफगान राष्ट्रपति बने। मई 2011 में लादेन भी मारा गया। अब अमेरिका वहां से निकलने के लिए छटपटाने लगा। वो तालिबान के साथ वार्ता की कोशिश शुरू कर चुका था। उधर अफगानिस्तान के हालात का फायदा उठाकर इस्लामिक स्टेट भी यहां घुस आया। एक तरफ तालिबान और अमेरिका लड़ रहे थे, दूसरी तरफ तालिबान और इस्लामिक स्टेट में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। फिर आया जनवरी 2017। अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति का पदभार संभाला। वो हर हाल में अमेरिका को अफगानिस्तान से निकालना चाहते थे। उन्होंने तालिबान के साथ शांति वार्ता पर जोर दिया। 29 फरवरी 2020 को आखिरकार दोनों के बीच एक शांति समझौता हुआ। अमेरिका क्रमबद्ध तरीके से अपनी फौज निकालने के लिए राजी हो गया। बदले में तालिबान ने वादा किया कि वो किसी आतंकवादी संगठन को पनाह नहीं देगा। लेकिन क्या इस समझौते पर अमल हो पाया? जवाब है नहीं। अमेरिका तालिबान डील में एक पेच था। शर्त थी कि समझौते के बाद तालिबान और अफगान सरकार दोनों मिलकर बैठेंगे और आगे का रास्ता तय करेंगे। लेकिन ऐसा हो, इसके लिए तालिबान ने अपनी एक शर्त जोड़ दी। कहा, पहले अफगानिस्तान हमारे 5000 लड़ाकों को कैद से रिहा करेगा। अफगान सरकार ये शर्त मानने को राजी नहीं हुई। नतीजन अफगान सरकार और तालिबान के बीच कोई समझौता नहीं हुआ। ऐसे में अमेरिका और तालिबान के बीच हुए शांति समझौते की भी कोई प्रासंगिकता नहीं रही। इन सब के बीच में आ धमका कोरोना। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान से संघर्ष विराम की अपील की, लेकिन तालिबान राजी नहीं हुआ। उसने हमले और तेज कर दिए। इतने आम हो चुके हैं ये हमले कि बहुत बड़े स्तर पर जाना जाए लोगों की तो बाहर खबरें भी नहीं बनती। यही है अफगानिस्तान का सच। ये था दुनियादारी का आज का एपिसोड। जाते जाते आपको सोवियत के अफगानिस्तान से बाहर निकलने के बाद का एक किस्सा सुना जाता हूँ। ये किस्सा है एक मिसाइल का, जिसका नाम था स्टिंगर। ये बहुत पोर्टेबल थी, कहीं भी ले जा सकते थे। इसको कंधे पर उठाकर दाग सकते थे। आपने मुजाहिदीनों के कंधे पर इस मिसाइल को देखा होगा। 1986 के करीब की बात है। CIA ने मुजाहिदीनों को करीब 2500 स्टिंगर मिसाइल की सप्लाई पहुंचाई। 1986 से 1989 के बीच इन अमेरिकी स्टिंगर मिसाइलों की मदद से मुजाहिदीनों ने सोवियत के कई हेलीकॉप्टर मार गिराए। इस मिसाइल का इतना खौफ था सोवियत सेना में कि इसकी वजह से उन्हें कई बार अपनी हवाई रणनीति बदलनी पड़ी। और फिर दबाव बढ़ता गया तो सोवियत रुखसत हो गया अफगानिस्तान से। अब CIA को डर लगने लगा। उसने सोचा कि अगर ये स्टिंगर मिसाइल किसी आतंकवादी संगठन या ईरान जैसे दुश्मन देश के हाथ लग गई तो अमेरिकी विमानों को खतरा हो सकता है। ऐसे में अमेरिकी सरकार ने CIA से कहा कि जितने स्टिंगर मिसाइल अफगानिस्तान पहुंचाए थे उन्हें वापस लेकर आओ। अब कोई यूं तो लौटाता नहीं मिसाइलें, इसलिए CIA ने कहा कि हम अपनी वो मिसाइलें वापस खरीद लेंगे पैसे देकर। यानी पहले पैसे खर्च करके मिसाइलें दी, लेकिन अब उसी मिसाइल को और पैसा खर्च करके वापस लेंगे। कितना पैसा देना तय हुआ? प्रति मिसाइल करीब $1.5 लाख। मतलब एक बार अमेरिका खर्चे बनाकर उनको दे, फिर वापस ले और मोटा खर्चा करे। पर अमेरिका है, तेल और कब्जे की जंग में खूब पैसा बहाता है। कई लॉबीज की रोजी रोटी चलती है इसी से। अब स्टिंगर मिसाइल से सुना कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा सुन लीजिए। मिसाइलें वापस खरीदने का जिम्मा मिला CIA के नॉर्थ ईस्ट डिवीजन को। ये डिवीजन इस्लामाबाद का CIA स्टेशन संभालता था। उसी के सर पर यह जिम्मेदारी आई। मुश्किल ये थी कि CIA के पास कोई हिसाब किताब ही नहीं था। पता ही नहीं था कि मिसाइलें किसको दी गई और कितने हाथ बदल कर किसके पास पहुंच गई। ये पता लगाने के लिए CIA ने मदद ली पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की। CIA ने ISI से कहा, हमारी मिसाइलें खुजवा दो, हम पेमेंट करेंगे, तुम बस उन्हें वापस खरीद कर हमारे सुपुर्द कर दो। इस काम के लिए CIA ने ISI का कमीशन भी तय कर दिया। हर एक मिसाइल CIA तक वापस लाने का कमीशन ISI खाता था, खूब बढ़ा चढ़ा कर खाता था। स्टीव कोल, उनकी लिखी एक बड़ी दिलचस्प किताब है घोस्ट वॉर्स।
इसमें आपको सोवियत के हमले से 9/11 तक का अफगानिस्तान से जुड़ा सारा इतिहास मिल जाएगा। तालिबान का इतिहास समझना है तो अहमद राशिद की किताब पढ़िए। घोस्ट वॉर्स और इन जैसी ये सारी जो किताबें हैं तालिबान वगैरह, इनको पढ़कर आपको समझ में आएगा कि तालिबान के पैदा होने की वजह कैसे अमेरिका था, उसने सोवियत से लड़ाई में कैसे अफगानिस्तान में तालिबान का इस्तेमाल किया, कट्टर इस्लामिक मुजाहिदीनों की फौज खड़ी की और फिर सोवियत के निकलने के बाद अफगानिस्तान को इन कट्टरपंथियों के सुपुर्द कर वहाँ से चलता पड़ा। यही वैक्यूम, यही विस्फोटक हालात अफगानिस्तान में गृह युद्ध की वजह बने, जिसका फ़ायदा उठाकर तालिबान और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों ने पैठ बनाई। वही अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान को अधर में छोड़कर कट्टरपंथियों के हवाले करके वहाँ से निकल जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ उसके जीत पाने की संभावना लगभग शून्य है और पाकिस्तान, उसके हाथ में तो हमेशा लड्डू रहे हैं। कट्टरपंथ का पालना है पाकिस्तान। ये बार बार कट्टरपंथ का जिक्र करता हूँ अपने देशवासियों को ये बताने के लिए कि भारत में इसकी कोई भी आशंका कभी भी हम पनपने न दें। शुक्रिया।